लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट श्रीराम्स आईएएस की टेस्ट सीरीज को रेफर किया होगा तो वो थोड़ा सा एक फार ऑफ टारगेट है, वो करना भी नहीं चाहिए बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होनी चाहिए टेस्ट सीरीज में। ये एक रिक्वायरमेंट है किसी भी टेस्ट सीरीज की, ताकि जो भी एस्पिरेंट है वो हर एक पार्ट को छू ले पढ़ते वक्त। कोई भी एस्पिरेंट इन टेस्ट सीरीज को रेफर किया होगा तो बहुत आसानी से 30+ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली जो हैं इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से रिजॉल्व हो सकते हैं। The students who have religiously followed our test series और explanations के थ्रू पढ़ा है जिन्होंने, they will be able to handle this particular paper of UPSC CST 2025 pre very efficiently, I can say. Explanations का भी एक पॉइंट है जो कि मैं इसमें I'll try to include in this. सो फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 कंक्लूड हो चुका है एंड जो क्वेश्चन पेपर आया है उसने फिर से ये क्लियर मैसेज दिया है कि कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट अगर वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है, बेसिक बुक्स अगर वो पढ़ रहा है लाइक एनसीईआरटीज और कोई भी रेफरेंस बुक्स को वो रेफर कर रहा है तो बहुत अच्छा गया होगा। चांसेस हैं कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो अच्छा गया होगा। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो एक क्लियर ओपिनियन है कि व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक सब्जेक्ट्स तो हमें ये बेसिक बुक्स हैं, इनको ही अगर हम कवर करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटीज हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, तो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है वो एक हमें नॉलेज मिल जाएगी, फाउंडेशन हमारा क्लियर हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। बट प्रॉब्लम आती है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बट जब वो एग्जामिनेशन फेस करते हैं, ठीक है, जब डी डे होता है तो वो उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आपके पास स्टैटिक नॉलेज है बट आपको ये नहीं पता है कि इस नॉलेज को मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, इसका सोल्यूशन होता है टेस्ट सीरीज। बट अगर हम आज की डेट में बात करें, आज की डेट की हम बात करें तो मार्केट में देयर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज फ्लोटिंग इन द मार्केट, और जितने एस्पिरेंट्स नहीं है शायद उससे ज्यादा टेस्ट सीरीज है, एंड सभी के सभी टेस्ट सीरीज ये कहती हैं कि भाई हम तो बेस्ट हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट है, कोई सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उसको कौन सी टेस्ट सीरीज रेफर करनी चाहिए और उस टेस्ट सीरीज में किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकता है, ये अगर सोल्यूशन मिल जाए, ये प्रॉब्लम अगर इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन मिल जाए तो नॉलेज आपके पास हो गई है, प्रैक्टिस आपको एक क्लियर कट मिल चुका है, तो फिर क्या है, फिर रिजल्ट ही रिजल्ट है। आज का जो वीडियो होने वाला ना वो ये जो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि किस टेस्ट सीरीज को चूज करें, ये जो प्रॉब्लम है जो आज रिजॉल्व कर दी जाएगी। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। एंड अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करूं तो मैंने आपसे बताया कि मार्केट में टेस्ट सीरीज बहुत सारी फ्लोट हो रही हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट श्रीराम्स आईएएस की टेस्ट सीरीज को रेफर किया होगा, अगर उसने मॉक टेस्ट दिए होंगे, इवन हमारी जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है विद द नेम कॉल्ड अनुभूति, अगर कोई स्टूडेंट अगर इस टेस्ट को भी रेफर किया होगा जो कि फ्री है सभी के लिए, तो चांसेस है, और फिर जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट इन टेस्ट सीरीज को रेफर किया होगा तो बहुत आसानी से 30+ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली जो हैं इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से रिजॉल्व हो सकते हैं, और अगर हम इनडायरेक्टली पर आ जाएं तो शायद मोर देन 50 to 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, ये जो टेस्ट सीरीज जो बनी है हमारी, चाहे वो फ्री ओपन मॉक हो, चाहे वो पेड स्टूडेंट्स के लिए हो, उसके पीछे जो ब्रेन है, जो टीम है, मिस्टर अमन शरण सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और ही इज द टीम लीड ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि श्रीराम आईएएस में प्रिपेयर की जाती है। और सर के साथ हम यही डिस्कशन करेंगे कि सर टेस्ट सीरीज का फोकस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, किस तरीके से हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डिफर कर रही है, क्योंकि दे आर सो मेनी टेस्ट सीरीज एंड दे आर क्लेमिंग कि भाई हमारी बेस्ट है, हम ही अच्छे हैं। तो उस हम ही अच्छे में से एक्चुअल में स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है वो किस तरीके से रिजॉल्व कर सकता है। तो पहले तो सर आप ये बताइए कि आपकी जो टीम है, जो आपको ये जब टास्क दिया गया कि नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, तो किस ऑब्जेक्टिव से, क्या थॉट प्रोसेस का आप था कि यार हमें मार्केट में ऑलरेडी इतनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बट हम कुछ अलग देंगे, जिसका रिजल्ट हमने देखा भी कि मोर देन 30+ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आ रहे हैं और इनडायरेक्टली हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? See, Rishabh, what actually happened while starting with this particular project, तो उसमें हमने ये चीज़ पाई कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही फ्लडिंग हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन की। अब होता क्या है, टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स प्रैक्टिस के लिए होता है, और कोई भी इस पर्पज से अगर बनाना चाहेगा कि यूपीएससी में एग्जैक्ट चीज़ मैच कर जाए तो वो थोड़ा सा एक फार ऑफ टारगेट है, वो करना भी नहीं चाहिए बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होनी चाहिए टेस्ट सीरीज में। ये एक रिक्वायरमेंट है किसी भी टेस्ट सीरीज की, ताकि जो भी एस्पिरेंट है वो हर एक पार्ट को छू ले पढ़ते वक्त।
लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। Actually, deliberately we avoided because of the guidance of our Rakesh Singh, who is our content head. Under his guidance, what we did is कि हमने जो रेफरेंस बुक्स हैं वो हमने साइड लाइन कर दी और हमने स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़ा, एनसीईआरटीज को पकड़ा, या फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो डीडी बसु या फिर बिपिन चंद्रा या फिर शेखर बंदोपाध्याय या फिर इग्नू का मटेरियल या फिर आप कहेंगे एनआईओएस का मटेरियल, इस तरह के स्टैंडर्ड मटेरियल्स हमने इनकॉर्पोरेट किए rather than रेफरेंस बुक. I won't name those reference books. All of us know what are those reference books. सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज रेफरेंस बुक एंड स्टैंडर्ड बुक्स? हाँ, I'll tell you. रेफरेंस बुक जो है वो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बुक पे बेस्ड होती है. Okay. जैसे कि सपोज कीजिए कोई बुक यूपीएससी एग्जाम के पर्पस से बनाई गई है, ठीक है, तो उसको हम रेफरेंस बुक कहेंगे. जैसे जब हम छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो बोर्ड एग्जाम के पहले कुछ कुंजियां आती थी, कुछ रेफरेंस बुक्स आते थे इंजीनियरिंग में, जैसे गाइड्स होती थी जो कि बेस्ड होती थी ऑन सम स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, पर स्पेसिफिक पर्पस था उसका कि एग्जाम में इंजीनियरिंग के केस में 30 नंबर ले आना, 100 में से 30 ले आना. तो वो जो चीज है उनसे हम बचे हैं, क्योंकि व्हाट वी फाइंड इज दैट कि जब हम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं तो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनती है अबाउट द सब्जेक्ट्स. इसलिए हमारे टेस्ट सीरीज की स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की क्वेरीज भी आई थी कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है और साथ ही साथ हम जिनके टीम में साथ में काम करते हैं, राकेश सर का भी ये मानना है कि बेटर है कि एग्जाम के 6 महीने पहले सारी डिफिकल्टीज फेस कर लीजिए रेदर देन इसके कि एग्जाम में फेस की जाए. डी डे पे आप फेस मत करो. एकदम वो पहले से आप प्रिपेयर्ड रहो हर तरह के सिनेरियो के लिए कि अच्छा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है, ऐसा डिस्ट्रैक्टर है. मैं अभी डिस्ट्रैक्टर ही बताऊंगा क्या होता है डिस्ट्रैक्टर. वी वर्क टुवर्ड्स वेरी वैलिड डिस्ट्रैक्टर्स. कहने का मतलब जस्ट ओनली एक्सक्लूसिवली यूज करके स्टेटमेंट्स को गलत कर देना, ये हमारा पर्पस नहीं था. हमारा पर्पस ये था कि हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रैक्टर्स बनाएं. कहीं पर अगर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो इट विल अपीयर एज ऑर्गेनिक एंड करेक्ट बट इट वुड बी इनकरेक्ट. तो इस तरह के सिचुएशन से हमने स्टूडेंट्स को रूबरू करवाया ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है. तो इसके थ्रू ही वी ट्राइड टू इनकलकेट अ हैबिट अमंग स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू कि वो एग्जाम में कोई भी सिनेरियो आए तो उसको वो हैंडल कर पाए, जो कि आई गेस द स्टूडेंट्स हु हैव रिलीजियसली फॉलोड आवर टेस्ट सीरीज और एक्सप्लेनेशंस के थ्रू पढ़ा है जिन्होंने, दे विल बी एबल टू हैंडल दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ यूपीएससी सीएससी 2025 प्री वेरी एफिशिएंटली, आई कैन से. एक्सप्लेनेशंस का भी एक पॉइंट है जो कि मैं इसमें आई ट्राई टू इंक्लूड इन दिस. सी आई वोंट नेम नेम्स बट द थिंग इज काफी सारे टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. काफी सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में चलती हैं, हर बार आती हैं, चली जाती हैं, कुछ परसिस्ट कर जाती हैं, कुछ काफी अच्छी हैं. लेकिन आप देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें ग्रंथ लिख देते हैं, ठीक है. तो वो ग्रंथ से क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो ओवरवेल्म हो जाता है, ठीक है. इस ओवरवेल्मिंग से बचने के लिए वी वर वेरी प्रिसाइज विद आवर एक्सप्लेनेशन. जितने की जरूरत है हमने उतना दिया, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया. एट टाइम्स वी हैड टू इंक्लूड मोर इंफॉर्मेशन बट वी वर वेरी एडिक्वेट विद वॉट वी गेव. और इसलिए हमारा एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत छोटा है, अगर वो भी पढ़ा है तो कई सारे इंस्टेंसेस पे इन यूपीएससी क्वेश्चंस व्हाट वी फाउंड इज दैट थ्रू दैट 2 and 3 line of explanation the student was able to or he could have solved those questions which came in UPSC CSC. So that is our take on that. Okay, और वो अभी हम देखेंगे भी सर कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है. अब मैंने खुद देखा कि कितना शॉर्ट है एंड कितना डायरेक्टली लाइन टू लाइन मिली है. तो अब सर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का किस तरीके से कैसे रहा है. सो ओवर टू यू. फर्स्ट क्वेश्चन. Now it's question number 88 of set A of UPSC CSC prelims 2025 based on anti-defection law. Yeah, based on anti-defection law. Now see the thing here, it is written as 10th schedule. Now what is 10th schedule about? Now this is basic knowledge. As I told you, basic knowledge है ये. 10th schedule जो है talks about anti-defection law. Okay. Now जब 52nd Constitutional Amendment Act, if I want to elaborate it further. So the thing is anti-defection law जो है वो यहाँ पर एड्रेस हुआ है. And see the statements. Once you see the statements, what you will find is that the presiding officer, while exercising powers and discharging functions under the 10th schedule, acts as 10th schedule. See, acts as a tribunal. Now, what has been done here? If any question arises to whether a member of the House of the People has become Council subject of Union to, Minister shall be yes, shall be the. So the thing is कि अगर ये वाला information जो है, if you are able to address this particular question in which judicial review point is also mentioned, ठीक है, तो फिर it could have been easily solved.
Okay, because once we go through explanations and all of these particular questions, what we found out is that it is very simple question and based on simple concept of anti-defection law, which has been addressed in this particular question. In the same fashion, it has been addressed in this question. थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, लेकिन सेम क्वेश्चन है ये, जो ये सॉल्व कर सकता है वो भी सॉल्व कर सकता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग वही है उसकी. एक सर थॉट और है कि जैसे अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, सो इट इज इन न्यूज फ्रॉम लास्ट मोर देन 5 to 6 years. तो इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं जो करंट भी हैं, जो बहुत टाइम्स, अब ये स्टैटिक और करंट बीच में आ जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आता रहता है. तो जब इस तरीके की कोई न्यूज है एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज इन न्यूज, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन अलाइन करना है कि कुछ भी मिस आउट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत मटेरियल अवेलेबल मिल जाते हैं. Yes, you are right there, Rishabh. See, the thing is, I'll tell you this particular second statement, which is about judicial review. Now, why we brought up, why we framed a question according to this. 10 शेड्यूल जो है या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो रेगुलरली न्यूज में रहता है. आज से नहीं, बहुत सालों से रह रहा है, जब से ये लॉ आया है तब से रह रहा है. बट द थिंग इज कि पिछले 1 साल के अंदर पॉलिटिकल न्यूज जो आ रही है उसमें कितनी बार इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आए, ठीक है ना, कितनी बार ये इस पे जुडिशियल प्रोक्लेमेशंस आए. इस कारण से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसलिए हम इसे अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली वी आर सीइंग थ्रू करंट अफेयर्स एंड ऑल कि वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. अदरवाइज 10 शेड्यूल तो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, आज का तो आया हुआ है नहीं, बहुत टाइम हो चुका है. तो इसलिए ऐसी चीजों को एड्रेस करना थ्रू कॉन्करेंट इश्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी ट्राई टू डू. ओके, एंड ये आपने एक्सप्लेनेशन की बात करी थी सर, आप जैसे कि सो प्रिसाइज एंड कंसाइज, कंसोलिडेटेड. Yes, as you can see here, it's hardly 3 line 4 line, but the thing is speaker and chairman और powers and discharging functions under 10 schedule. तो जो स्पीकर का रोल है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सब्सटैंशिएट हुआ है और बहुत ही प्रिसाइसली, ज्यादा लाइन में एक्सप्लेन हो गया. यस, ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ग्रंथ देने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्रू दीज ऑल थिंग्स ओनली वन विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड दैट्स व्हाई व्हाइल वी आर डिस्कसिंग आवर क्वेश्चंस वी आर आल्सो पुट अप एक्सप्लेनेशंस. Why? Because people will say कि अरे एक्सप्लेनेशन में तो सब कुछ रहता ही है, बट द थिंग इज हमने अपने एक्सप्लेनेशन को इतना लंबा रखा ही नहीं है, हमने छोटा रखा है, बिकॉज वी थिंक दैट कि इतना जो है वो सफाइस करेगा फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड इफ ही गोज थ्रू ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस वंस ही इज डन विद हिज क्वेश्चन पेपर, देन ही विल एबल टू हैंडल एनी कंसेप्ट और एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. बिल्कुल सर, और दिख भी रहा है सर, और मतलब ऐसा क्या रहता है कि एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि हम ज्यादा नॉलेज दे दें तो स्टूडेंट को लगता है बहुत पढ़ना है. बट अगर ऐसे कंसाइज कंसोलिडेटेड मटेरियल्स मिल रहे हैं और उससे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अबाउट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस, it is about pardoning power of the president. Now again, and it is from FLT test 6. Yes, this is full length test 6. We had 8 and ये बिल्कुल 14th of May 2025, like yes, from like 11 days before. Yes, 11 days before, because usually whichever institute, in our case also, we plan full length test at the end. Once all the sectional tests are done, all the discipline tests are done, then we switch to full length tests, and we had 8 full length tests, out of which 4 were combined, means along with CSAT. Okay. ठीक है ना. तो ये जो है ये 6वां हमारा फुल लेंथ टेस्ट है जो कि 14 मई को हुआ था, और इसके अंदर आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पर बच्चे रिवीजन के मोड में होते हैं, सो दैट्स व्हाई whichever students we are mentoring also, we consulted them, just go through paper once और एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है उस टाइम पर इतना प्रेशर रहता है कि एक टेस्ट देने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, वी हैव बीन एस्पिरेंट अर्लियर आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट. तो जस्ट एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते, जो कि इतना डिटेल्ड है नहीं, और जिन्होंने भी पढ़ा उनको ये हेल्प मिली है. ठीक है, तो वहां पे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72. अगेन द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हिच मींस बेसिकली कि डिस्क्रिशन है कि नहीं. अब ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पॉइंट ये है कि डिस्क्रिशन हटा दिया, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एडवाइस कर दिया, जो कि बेसिकली ये कहना चाहता है, यू आर मेंशनिंग डिस्ट्रैक्टर्स. यस, दीस आर डिस्ट्रैक्टर्स, जेन्युइन डिस्ट्रैक्टर्स की, हाँ, वंस वी कॉल इट कि नॉन डिस्क्रिशनरी है, या फिर ये कह दिया जाए कि एडवाइस पे करना है, ये दोनों बातें सेम है. तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू आता है, व्हिच वी ट्राई टू अचीव थ्रू आवर टेस्ट पेपर्स. ओके सर, एक और चीज है, FLT आपने मेंशन किया, फुल लेंथ टेस्ट, देन आपने मेंशन किया डिसिप्लिन टेस्ट. तो एक बार ये बता दीजिए कि हमारे किस तरीके से बाइफरकेटेड है टेस्ट. तो बेसिकली हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, इट वाज इनकलकेटेड इन 3-4 layers. The first layer was Sri Ram's discipline test, which was 40 question test. It was a short sectional test, you can call. Okay, in which we inculcated, like in case of polity we had
9 श्रीराम डिसिप्लिन टेस्ट वी हैड विच हैड 40 क्वेश्चंस ईच, और इसमें कि पूरा जो पॉलिटी का सिलेबस जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स में आता है उसको हमने डिवाइड कर दिया एज पर अंडरस्टैंडिंग. इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट एग्जैक्ट इज रिटन इन यूपीएससी सीएससी सिलेबस, बिकॉज वो तो बहुत वेग है, सिलेबस तो बहुत वेगली रिटन है, हमने बल्कि डिफाइन करने की कोशिश करी है, कोशिश की है, और काफी हद तक उसमें हम सक्सेसफुल रह भी पाए हैं, क्योंकि उसके थ्रू हमने जो टॉपिक्स जिनको कि जिसके साथ क्लब करके पढ़ना चाहिए उसको उस हिसाब से हम लेके गए. ये हमारा पर्पस था. तो वो हो गया श्रीराम. सो डिसिप्लिन टेस्ट इट इज ऑल अबाउट सेक्शनल. यस, इट इज शॉर्ट सेक्शनल. लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस? इट 40 questions okay. Okay, and this time we'll change it to 50 questions. Okay, that's our plan. So first we have Shriram Sai's discipline test. Yes. Second layer is going to be sectional test. It basically full 100 questions. Full 100 questions of that particular subject. Entire subject. Yes, of polity per se और से हिस्ट्री पर से. ओके, तो इस तरीके से वो हो गया सेक्शनल टेस्ट. उसके बाद वी कंडक्टेड सम फुल लेंथ टेस्ट. नाउ दीस आर थर्ड लेयर फुल लेंथ टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैड in terms of 40 question each current affairs tests, almost 5 to almost 8 current affairs tests on various topics. से जैसे पॉलिटी में साल भर में जो करंट अफेयर्स आया या फिर आर्ट एंड कल्चर में जो आया. अब इसमें काफी बच्चे ये भी देखेंगे कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ गया. तो जो हमारे सेक्शनल टेस्ट हो रहे थे 100 क्वेश्चन वाले, उसमें हमने 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स के रखे. उस सब्जेक्ट में भी. यस, अगर हम पॉलिटी का कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स भी एडेड है, इंक्लूड. हमने सेपरेट कुछ ऐसा नहीं दिया. हाँ, सेपरेट जो है वो हमने श्रीराम डिसिप्लिन टेस्ट में ईयरली बेसिस पर. हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जो स्टूडेंट्स हैं दे ट्राई टू समराइज. ठीक है ना. तो वैसे भी साल भर, या एक्चुअली हमने तो टारगेट 1.5 साल के करंट अफेयर्स का लिया था, क्योंकि इस बार जैसे तो 2022-23 तक अभी 22 गगन जो था वो 2016-17 के राउंड का क्वेश्चन था. जैसे कि एक हिस्ट्री में ही क्वेश्चन आया है, वैसे वो हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बट वो कॉन्करेंट है. कॉन्करेंट है क्या, 22 में हिंदू में उसमें आया था कि गंधर्व महाविद्यालय जो स्टैब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम, वो कहां पे हुआ था? 1902 में. ठीक है, तो उसका आंसर जो है, उसकी जो न्यूज है वो 2020 पे ट्रेस 2022 में हिंदू में आई हुई न्यूज है. ठीक है ना. तो हम चाहते हैं कि पीछे से चले हम, तो 2023 दिसंबर से वी टुक द करंट अफेयर्स. तो उस करंट अफेयर्स को हमने हर सेक्शनल टेस्ट में, जो 100 क्वेश्चन का था, तो 75 क्वेश्चन 75 to 80 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के हो गए, और बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए. इसके थ्रू एक होलिस्टिक प्रिपरेशन जो है, स्टैटिक भी होगी. यू आर डन with your static, you are done with your current affairs also. Yes, with that particular subject. Yes. That was the purpose. Okay, and fourth layer is our free open mock test, that is Anubhuti. That is Anubhuti. जिससे भी हमारे questions फंसे हैं. Yes, जो कि हम डिस्कस करेंगे. We'll be discussing in later slides. तो अनुभूति हमारा हुआ ओपन मॉक टेस्ट. ठीक है ना. And काफी स्टूडेंट्स ने उसको दिया था. Yes, humongous number. हाँ, humongous numbers, because we conducted 4 अनुभूति tests. Okay, last one was conducted on 9th. Okay, 9th of this month, मतलब May itself. तो वहां तक we were able to almost 3,000, 4,000, 5,000 students, almost 5,000 students were able to appear in those exams. Or this time we'll plan it more on our so bigger that, scale. Yeah, bigger scale, so that more students can take benefit out of these open mock tests. Because it is all about free. Yeah, it was all free, and all the students were. We invited all those people to come and just attempt this paper, and this is our personal experience that the standard of questions, according to the feedback which we got, was very good. Yes. Even if the questions are factual, they were factual on the basis of some analysis. Okay. They were not factual just for the sake of it. So हमने कोई differentiation नहीं रखी कि ये paid है, ये free है. हमने बिल्कुल उसी motive से जो test series we are preparing, that is in the that is in three layers. उसी तरीके से हमने fourth layer test series को भी, जो कि free है, yes, उसी focus पे, उसी इंटेंशन के साथ प्रिपेयर करें. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अनुभूति जो कि ओपन मॉक था, विच इज बेसिकली फ्री बाय नेचर, उसमें द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ आवर टीम वर इन्वॉल्व्ड, एंड दे मेड द क्वेश्चंस, दे डिड द रिव्यू, सो दैट द utmost quality is maintained in case of free test. So in that way we have been more than fair. Okay. That is great. So next question. फिर से आप देख सकते हो कितना छोटा एक्सप्लेनेशन. हाँ, जैसे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो था, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है यूपीएससी के, वो भी एड्रेस हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन स्टेटमेंट 2. ऑल्दो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन पेपर, बट द कंसेप्ट इज वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड इन द एक्सप्लेनेशन इन हार्डली 3 to 4 lines along with the verdicts. Okay, which you will not be able to. 4-5 लाइन में उन्होंने verdicts भी दे दिया. Verdict भी explain किया कि ये verdict है. अब सीधी सी बात है कि अगर aspirant जो है he wants to dwell into it more, he can go and check it. लेकिन एग्जाम में, प्री एग्जाम में इतना इंफॉर्मेशन भी काफी रहेगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के verdicts को लोग मेंस में भी यूज कर सकते हैं. मेंस में भी, वे हेड में एंड कंक्लूजन में. बिल्कुल.
नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, next is about, now it's a very unique question because I'll tell you, I want to dwell more on it because see, just go to the explanation of it, then we'll come to the question. See, the thing is, it's a very general perception that कि जो रेटिफिकेशन होता है उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, आर्टिकल 368 जब यूज होता है तो उन केसेस जिसके अंदर की हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है कि फेडरल स्ट्रक्चर जब चेंज हो रहा होता है तब हम इन चीजों को यूज करते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लिसिटली वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं जिस केस में कि फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होने पर हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन मांगा जाएगा. ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है जैसे हमने यहां पे मेंशन किया है. okay. अगर किसी ने ये वाला क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर प्रॉपर्ली तरीके से, ये एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल है. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये वाला पॉइंट जो है this you will hardly find in lot of papers which are available in the market. कि now see the thing is कि जब कभी आपको ये बात बताई जाएगी पॉलिटी के अंदर कि मतलब जो ऋषभ, मैं ये बात आपसे पहले कर रहा था कि हमें एक जनरल स्टेटमेंट बोला जाता है कि फेडरल पॉलिटी जहां पे चेंज हो रही हो वहां पे हाफ द स्टेट का फेडरल पॉलिटी इज अ वेरी वेग टर्म. हाँ, बट इट encompasses a lot of things. ठीक है ना, एंड सुप्रीम कोर्ट विद इट्स इंटरप्रिटेशन कैन इवन enlarge it. Okay, definitely they have all the power to they do have so. all the power. So the thing is, in that case, Constitution of India itself explicitly mentions कि कहां पर हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत है या फिर नहीं है. ठीक है, तो ऐसी चीज अगर मुझे कहीं मिल जाती है, ठीक है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरा सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट वी वर एबल टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड प्लीज गो टू द क्वेश्चन नाउ. हाँ, you can see here it's written list 1 union list in the 7th schedule. Go to the next slide. See, any of the list in the 7th schedule. सीधा सीधा यहां से रिलेशन बनता है. Although क्वेश्चन के अंदर भी please go to the question के अंदर भी amendments in the federal provisions must be passed by more than half of the state legislature by special majority, and this particular thing has been clearly mentioned here. See, so that's what I'm trying to tell you. Condition of governance of it, extent of the executive power of the state. अब ये सारी की सारी बातें जो हैं, next slide, सारी की सारी बातें अगर इसके अंदर फॉल करती हैं तो काम खत्म. नहीं करती हैं तो भी काम खत्म. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमने कुछ सोच के ड्राफ्ट की थी कि वो बच्चों को हेल्प करें. एंड ये टेस्ट भी 11th of May है. यस, अगर कोई रिसेंट ये जो थॉट प्रोसेस रहता है कि एक महीने नहीं पढ़ाई करनी है, तो मेरे ख्याल से हम 11th में फिर उधर आपका 14th में हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. हाँ, मतलब देखो प्रिपरेशन का तो क्या है, यूपीएससी में प्रिपरेशन तो जब आप कहीं घूमने जाते हो तो भी हो रही है. ठीक है ना, हाँ, यू आर ऑब्जर्विंग, प्रिपरेशन वहां भी हो रही है. एट द एंड ऑफ इट आई अंडरस्टैंड कि ये टेस्ट दे पाना कई बार कुछ लोगों को टाइम क्रंच बैठता है, लेकिन स्टिल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना ये जानते हुए कि केवल 3 लाइन 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये बिल्कुल ही कंसाइज है. मतलब पॉसिबल क्या, मोर देन पॉसिबल है, इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं which we were able to address. Now please, हाँ, yeah. Now this question is about fifth scheduled areas, again scheduled areas and all. This question is also directly related to the governor has power to direct the any act of parliament of the state shall not apply to a scheduled area, which has direct relation to the basic concept of the question. Okay, basic concept of this question about scheduled areas. If you were thorough with this concept, and it is a static concept. Yeah, it is a static concept, of course. But see, that try to understand. जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जस्ट ये कह देना ना कि स्टैटिक है, तो उससे सॉल्व नहीं हो जाता है. Because बहुत सर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस ये रहता है कि करंट में नहीं तो शायद ना पूछे. हाँ. इन न्यूज नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं, बट तब भी हमने मेंशन किया. हाँ, मेंशन किया क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये पेरिफेरल चीजें हैं. शेड्यूल्ड से क्वेश्चन आ जाना या शेड्यूल एरिया से क्वेश्चन आ जाना, ऐसा नहीं है यूपीएससी ने पूछा नहीं है पहले, लेकिन ये कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स हैं. लोगों का ध्यान फंडामेंटल राइट्स पे रहता है, लोगों का ध्यान रहता है डीपीएसपी पे, लोगों का ध्यान रहता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, यूनियन से, पार्लियामेंट से, ठीक है ना. हाँ, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं मतलब हाँ, फोकस बहुत ज्यादा रहता है, बट ये न्यूज में नहीं है, उसके बाद भी मेंशन्ड है एंड उससे मैच भी हो रहा है. दैट इज अ गुड थिंग. हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने ध्यान रखी व्हाइल ड्राफ्टिंग आवर पेपर. और जैसे इसका भी एक्सप्लेनेशन आई गेस वी हैव मेंशन्ड, तो इसके अंदर भी सी देयर इज ओनली हाफ अ पेज ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज देयर. अगर आप वहां पे भी इस चीज को पढ़ लेते, modification, exceptions and all these kind of things are mentioned, you would have been able to solve this particular paper very easily. सीधे सीधे क्वेश्चन से, जैसे कि मैं जान रहा हूं काफी स्टूडेंट से प्री के बाद बात हो गई है, तो उसमें what he found is that polity questions they have the notion कि थोड़े complicated थे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े हमें objections थे, ये आंसर है कि वो आंसर है, वैसे भी
जैसी की आई है इस बार की, तो उसके बाद थोड़े से एप्रीहेंशंस लोगों के बढ़ गए, ठीक है ना, विच आई अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज कि अगर आप इतने शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के थ्रू भी अगर एड्रेस नहीं करोगे अपनी क्वेरीज को, देन व्हाट एल्स यू वुड यू लाइक टू डू देन, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इतनी क्लैरिटी इतने कम लाइंस में हार्डली you will be able to get. Wherever you want to go and watch for or look into answer explanation, you can go, but in short lines if you are getting a short notes kind of thing, जिससे कि नोट्स निकालने में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, वो ऑफ कोर्स स्टिक करना चाहिए और उस बात की वैल्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट, हाँ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी हेज फंड्स, नाउ अगेन सी हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल, ये दो चीजें हैं जो कि हमने दो क्वेश्चन के थ्रू एड्रेस किया है यहां पर। और अगर ये दो क्वेश्चंस, अगेन गो टू प्लीज एक्सप्लेनेशन पार्ट, हाँ सी वेरी एक्सप्लिसिट रिटन, कैटेगरी 3 ऑफ सेबीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, और क्लियरली मेंशन है। और ये तो आप देखो ना, ये दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो आधा ही पेज है, ठीक है। वैसे ही यहां पर बाकी चीजें भी जो है वो मेंशन्ड है, एंड यू कैन फाइंड दैट कि वो बहुत इजीली जो है आप इजीली, वैसे भी सीधी सी बात है, हेज फंड हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, स्टॉक्स, दो क्वेश्चंस है, ये कंसेप्ट्स आपने हैंडल कर लिए हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जब हैंडल कर लिए हैं तो फिर दिक्कतें इस तरह की नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम एसडीटी 41, या दिस इज श्रीराम्स डिसिप्लिन टेस्ट, 40 क्वेश्चन टेस्ट, okay 40 question test, short sectional subject, yeah you can say short sectional test, whatever you want to call it, but the thing is it comprised of 40 questions. Okay, next question, sir. Now this again about yes disinvestment receipts and all, ठीक है, clearly mentioned in the part of the question, 40 sectional test, yes SDT 40. Okay, next एक्सप्लेनेशन भी वही है, हमने क्लियरली डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीव्स, ये सारी चीजें मेंशन्ड है इसके अंदर, एसेट्स एंड एवरीथिंग। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है नहीं, अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ अगेन, बट सीधी सी बात है कि जो इतने कम एक्सप्लेनेशन को भी इफ यू गो थ्रू देम तो उतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब नाउ दिस क्वेश्चन सी, मलय पेनिनसुला पे क्वेश्चन आया था कि श्री विजय, ठीक है ना, श्री विजय जो किंगडम है उसको किसने रहता, वैसे तो बिकॉज आई एम सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज बेसिकली सब्जेक्ट एक्सपर्ट विच आई ड्वेल इन, बट द थिंग इज इसमें वैसे भी चोलास दे दिया था, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान हो गया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट स्टिल क्या होता है, कई बार ना हिस्ट्री के साथ ये इशू आता है, पेपर इतना टफ आता था, जो हिस्ट्री क्वेश्चन डाउट हो जाता है इतना आसान है क्या। हाँ ये होता है, ठीक है। तो और बच्चे क्या थे कि हिस्ट्री एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं कि यार इतना टफ आएगा, पढ़े क्या फायदा। लास्ट ईयर वो क्वेश्चन भी थोड़े कम थे, तो शायद क्या लगे वही ट्रेंड रिपीट, हाँ वही ट्रेंड रिपीट होगा, ट्रेंड वाला सिस्टम जो चलता है, ट्रेंड। बट यू सी द चोलास हैड हॉस्टाइल रिलेशंस विद श्री विजय एम्पायर ऑफ द मलय पेनिनसुला सिंस द रेन ऑफ राजराजा, मेंशन दैट श्री विजय एम्पायर। अब द थिंग इज, ऑफ कोर्स प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ सी द थिंग इज, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं है, करेक्ट था ये हमारे क्वेश्चन में, बट थिंग इज State the experience. Sri Vijay Empire, which experienced a revival in the 10th century, extended over the Malay Peninsula, Sumatra, Java, and surrounding islands. Shailendra rulers of Sri Vijay were Buddhist and maintained friendly relations with Cholas. As a sign of request, as a sign of their cordial ties, Shailendra ruler constructed a Buddhist monastery in Nagpattinam, and Rajendravan granted a village for its maintenance. Go to the first question, first part. See, the thing is, ये particular चीज जो एड्रेस थी, ये राजराजा वन को या चोलाज को, हु वाज राजेंद्र वंश सन, ठीक है ना, राजेंद्र वंश सन, सो ये बहुत ही इजीली एड्रेस हो पा रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, वंस यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बहुत ही इजीली डिसाइफर हो सकता है, और एक बार अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया होता मात्र, तो फिर ये तो कंफ्यूजन नहीं होती, बिल्कुल तो क्या ही करोगे, कंफ्यूजन नहीं होती। मलय पेनिनसुला, श्री विजय के बीच में रिलेशन पता है, उनका रिलेशन पावरफुल मैरिटाइम स्टेट है, वहां से चोलास का, मतलब ये बहुत ही इजी डिडक्शन, ट्रेंड के चक्कर में पड़ के शायद कहीं गलत ना मारते, वो गलत नहीं मारते, हाँ तो गलत नहीं मारते, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ सी अगेन ब्लेचले समिट, हाँ ब्लेचले पार्क समिट, और ब्लेचले पार्क समिट को हमने बहुत ही डायरेक्ट तरीके से, ब्लेचले डिक्लेरेशन को हमने अपने क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सो एक अपने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, एज यू कैन सी ब्लेचले डिक्लेरेशन के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, हमने वो एड्रेस किया। इफ यू न्यू दिस, तो फिर उसके थ्रू ब्लेचले पार्क समिट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ एक्सप्लेनेशन भी वही एज इट इज, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एज इट इज, एआई सेफ्टी समिट जो कि क्वेश्चन का पार्ट ही था अपने आप में। आई गेस ये इट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अस। यस,
कंसाइज स्टेट कंसोलिडेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देना, वहीं पर एक्सटेंड करना जहां पे की जरूरत, जहां पे जरूरत, ठीक है ना। ओके, नाउ दिस वन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886 विद विल्हेम सेरिटेज एज द फर्स्ट चैंपियन। इसके अंदर भी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, यंगेस्ट यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है गुकेश डोमराजू का, उसको एड्रेस किया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के अंडर। डी गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, फर्स्ट इंडियन टू अचीव। मतलब ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही इसी के ऊपर बेस्ड आ गया और है। वैसे ये परसेप्शन रहता है कि स्पोर्ट्स से शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन वी इनकलकेटेड इट्स बीइंग इंक्लूडेड, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सॉरी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप लास्ट टाइम जो है, ठीक है, वो थोड़ा बाइसिंग टुवर्ड्स क्रिकेट निकल आता है। लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो इससे पहले विश्वनाथन आनंद जो है, मिस्टर विश्वनाथन आनंद, दैट ही वाज एबल टू सिक्योर, एंड नाउ गुकेश डोमराजू वाज एबल टू, एंड दैट टू हिज यंगेस्ट। तो ये न्यूज में है। अब यहाँ पे वी हैड टू टेक अ कॉल कि करना क्या है, इसको पेपर में डाले कि नहीं डाले, क्वेश्चन तो है हमारे पास, बट वी सेड कि नहीं, ये न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई ऑन आवर गट फीलिंग वी inculcated or included in our question paper, and this reaped benefits for whoever gave this particular test. बिल्कुल सर, and it is from FLT full length test 2. Okay. हाँ. Next again, अब see this question, how important this particular thing. This is of Shriram Discipline Test 21 ज्योग्राफी का, जो मैपिंग का हमारा श्रीराम डिसिप्लिन टेस्ट था, हमने उसमें इसको रखा था। एंडीज माउंटेन के ऊपर एक क्वेश्चन है। इट एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज। जो सेम सी द थिंग इज, एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मेनी ऑफ कंट्रीज, और इसमें जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी साउथ अमेरिकन है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि जो हमारा मैपिंग का भी टेस्ट है, जो हमारा मैपिंग का भी टेस्ट है, वो हमने कितने कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर किया, सो दैट ये अगर क्वेश्चन देखिए, इस तरह के बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजन होती है, लोग भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये है ऐसा ना, एंडीज माउंटेन बहुत सबसे बड़ा वहां का माउंटेन रेंज है। इफ यू टॉक अबाउट सदर्न अमेरिकन कंटिनेंट, एंड फ्रॉम देयर how many countries it passes through, it becomes a very important question, and plus confusing also. तो once you go through the explanation once, तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है ही है, और इसके अलावा कौन सी कंट्री से वो निकलता है ये भी हमने मेंशन किया है। और ये आप सी द साइज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, इसको तो मैं आधे पेज का भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना, इफ इवन इफ आई ट्राई टू। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट अगर जस्ट गोइंग थ्रू दिस, इसको अगर वर्टिकली कर दें, हॉरिजॉन्टली कर दें, तो शायद वो आपका 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को भी एड्रेस किया हमने, और ये एग्जाम में इफ एक बार भी ध्यान से किसी ने भी इसको देख भी लिया होगा, तो विजुअल मेमोरी के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा स्टैटिक का रहता है कि हम एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। यस, अगेन फिर नाटो मेंबर्स, 5 मेंबर्स ऑफ द नाटो अक्सी, ये ट्रेंड जो है, ये वाला ये ट्रेंड जो है क्वेश्चन का ट्रेंड, अगेन ये ट्रेंड यूपीएससी ने ही स्टार्ट किया है लास्ट टू लास्ट ईयर। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे यूपीएससी के अंदर कि 5 कंट्रीज फ्रॉम नाटो कौन है। नाटो में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, 29 हो चुके हैं आई गेस अभी। तो इस तरीके से, हाँ अच्छा 30+ है। तो उसके अंदर जो नए लोग ऐड हुए हैं, तो उसके अंदर 5 कंट्रीज कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो यहाँ पर, हाउ मेनी द मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो चीजें कंफ्यूजिंग है उसको हमने भी एड्रेस किया है, नॉर्थ मैसेडोनिया टाइप की कंट्रीज को, ठीक है। बाकी तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दैट टू वी ऑल नो। इस पे भी क्वेश्चन आई गेस आया हुआ है यूपीएससी में। ये 2020 में ऐड हुआ था दिस कंट्री ना, यस यस, हां ये रिसेंट है, सबसे रिसेंट तो स्वीडन है, लेकिन हां लेकिन ये 2020 में ऐड हुआ था। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस किया हमने अपने पेपर में, ताकि नाटो भी अगर ठीक है, बहुत ही स्टैटिक तो नहीं कह सकते, बहुत ही फैक्चुअल है, तो ऐसी फैक्चुअल चीजों को भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की, उसको अलग तरीके से 30 कंट्रीज के नाम दे दिए। बट द थिंग इज कि अगर कोई नाटो के मेंबर कंट्रीज के बारे में एक बार जान जाता है, एक बार पढ़ लेता है, तो उसके बाद ही विल बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज थीम सेम है, क्वेश्चन का सेम थीम है, एंड आई विल राइट इट, सेम थीम है। और जब मैं सेम थीम कहता हूं, तो मैं उसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं यहां पे नंबर ऑफ कंट्रीज की बात कर रहा हूं। सेम थीम मतलब नाटो की मेंबर कंट्रीज। ये थीम जब आपकी आंखों से एक बार गुजर गया है, तो फिर आप दोबारा इसको एड्रेस कर सकते, ठीक है। अगेन गो टू द प्रीवियस स्लाइड। हाँ सी, इसके अंदर ही साइज ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, कौन सा है कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट ड्यू टू बोस्निया, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करने में। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्री ओपन मॉक टेस्ट है, एज इट इज है, ये स्टेटमेंट एज इट इज है, एंड ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है विद अ नेम कॉल्ड अनुभूति। अनुभूति 4 में हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था,
और ये इन वर्बेटम जो है वो क्वेश्चन एज इट इज है ये, ठीक है। यू कैन सी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये कंप्लीटली सेम रेप्लिकेट हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये कोइंसिडेंसेस है, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट थिंग इज सी द काइंड ऑफ, हाँ ये हुआ है लेकिन ये जो ऐसे एरियाज है, वेरिड एरियाज है, इसमें किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं सो दैट उसके यूपीएससी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज दिस टेंडेंसी टू ब्रिंग शॉक टू देयर पेपर। मेजर पेपर ठीक रहेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे शॉकिंग रहेंगे कि फिर आपको पेपर लगना चाहिए कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो। यस, होता क्या है, यूपीएससी कई बार ये चाहता है कि बच्चा जब पेपर देके बाहर निकले तो ये सोचे कि अब करना क्या है, क्या करना, ठीक है ना, वो करना क्या है जो है ना, वो फीलिंग जो है वो किक देती है यूपीएससी को। दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है, कि बाहर निकल के अच्छा मेरे को तैयारी, सैटिस्फाई नहीं होना है बाहर निकल के। हाँ, बाहर निकल के या तो आप पूरी तरीके से नहीं हो रहे हो या तो हो रहे हो, नहीं बीच में कहीं हो, बीच में कहीं हो। और उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बाहर निकल के जब आपको ये ब्लैंक हो जाओ आप कि चलो ठीक है अब की बार तो लगता है शायद नहीं हो रहा है, बट अब क्या करना है जो वो क्लियर नहीं होता है ना, जो वो क्लैरिटी नहीं देता है यूपीएससी, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है, जो कि अब की बार के पेपर में थोड़ा कम था, ठीक है। जैसे प्लीज गो टू द अर्लियर साइड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आर टॉप टू टर्मरिक, इसके अंदर लिखा हुआ है महाराष्ट्र तेलंगाना। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सी यहाँ पर बकायदा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट, हाँ, सब कुछ दिया हमने। ये देखिए अबाउट नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी लिखा हुआ है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली हमने, ये फ्री है, ये तो फ्री वाला था, ये तो अनुभूति था, ऑल इंडिया मॉक था, ऑल इंडिया मॉक, ठीक है ना। हाँ, नाउ अगेन सी अगेन ये पेरियार वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये as it is, ये एज इट इज है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग में वी आल्सो मेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, वाईकॉम सत्याग्रह से, ठीक है, श्री नारायण गुरु, टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट से केपी केशव। तो ये चीजें जो है ये तो बहुत सीधी सीधी, ये मतलब कि इस तरह की चीजें टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड थी, स्टैटिक वाली जो है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिलीव ट्रू नॉन कॉपरेशन वुड अचीव स्वराज इन अ ईयर, जिस बात को कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर बहुत एक्सप्लिसिट दिया हुआ है। एंड इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन यू विल फाइंड दैट कि इस वाले पॉइंट को भी बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डन, ओके। नाउ अगेन द प्रोसेस इज अप्लाइड इन फर्टिलाइजर, ये जो है ये सिंगैस के बारे में है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सिंगैस जो है फर्टिलाइजर की चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, यू विल बी एबल टू, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट अबाउट कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी इजीली। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सी इट्स अबाउट, ठीक है ना, सिंगैस प्रोड्यूस्ड थ्रू कोल गैसिफिकेशन इज यूज्ड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पावर जनरेशन एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो ये आपको एक हिंट देता है कि थोड़ा सा आप और ड्वेल कर लो थोड़ा सा, एंड यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। श्योर। Now again question about लोकपाल। लोकपाल एक very static concept है, it's about the Lokpal can suo motu initiate an investigation against public servants. The power of Lokpal applies to public servants of India but not to Indian public servants posted outside India, ठीक है ना। of course incorrect statement है, but the thing is लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जो स्टेटमेंट है इस वाली चीज के थ्रू यू विल बी वेरी इजीली एबल टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है ना, कि हाँ भाई यहां से ये पॉइंट आता है। और अगर ये बात सच है, नेक्स्ट प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी इस बात को बड़े ही आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट वन, हाँ, अगेन राजा राम मोहन रॉय, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. अब जैसे कि मैं स्टैंडर्ड बुक और रेफरेंस बुक की बात कर रहा था, I will like to bring up that particular issue again in this particular question. He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. अब क्या है, जो दोनों का एमलगमेशन है, ये बात तो कुछ रेफरेंस बुक्स में लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लिखा हुआ है। लेकिन आप जनरल परसेप्शन अगर रेफरेंस बुक्स के थ्रू निकालोगे, एंड व्हेन आई से रेफरेंस बुक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो रेफरेंस बुक के थ्रू निकालोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पर इस तरह का नोशन क्रिएट होगा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ईस्टर्न आइडियाज के थोड़े से अगेंस्ट थे, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्सी लेके आता था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके का था कि वो बैकवर्ड था इन आउटलुक।
बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करोगे, तो मैंने ये जब हम आंसर की डिस्कस कर रहे थे ऑन द सेम डे इटसेल्फ ऑन 25th, आई एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सेड कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से उठाई गई है। और अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स कंसल्ट की हैं, और जैसे हम लोग क्वेश्चंस और अगर स्टैंडर्ड बुक्स नहीं भी कंसल्ट किए, तो अगर आप टेस्ट सीरीज में हाँ, हाँ बिल्कुल, तो फिर ऐसी चीजें जो है वो आप एड्रेस कर सकते हो व्हाइल गोइंग थ्रू दिस, क्योंकि अगर आपने ये लाइन ही पढ़ा हुआ है वर्बिटम, तो कैसे गलती कर सकते हो? फिर तो ये है कि हाँ भाई, ये एक ट्रू इंफॉर्मेशन है एंड वन कैन प्रोसीड विद इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट इज अबाउट बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। अगेन इस वाले केस में विद फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगेन हमने इस तरह की चीजों को मेंशन किया है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन के अंदर नेक्स्ट आता है एनसीएम अगेन फाहिया चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर वी हैव आल्सो मेंशन्ड। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम आगे ले आ सकते हैं। अस्मक हो गया, तो कंबोज महाजनपद के बारे में क्वेश्चन जो बनाया था हम लोगों ने, उसके थ्रू हम इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑफ कोर्स देखो हर जगह डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम लाइन रिपीट हो जाएगी। वैसे भी जिस टेस्ट सीरीज की सेम लाइन यूपीएससी में बार बार रिपीट हो रही है, तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, डायरेक्टली हाँ, लेकिन अगर आप उन थीम्स, उन टॉपिक्स को आप एड्रेस कर पा रहे हो उन टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो फिर you should वो ज्यादा बढ़िया चीज। हाँ, you should look forward to those kind of test series. Okay, now next one, पूरा प्रॉपर मैप से हाँ, आप एक्सप्लेनेशन देखो इसका, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू we were able to explain, and if somebody went through this particular map, तो ये क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं रह जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता। प्रदेशिका के बारे में बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जो है हमने मेंशन की है अपने उसमें, मतलब स्टार्टिंग में हमने सब कवर किया ऑलमोस्ट। ठीक है ना, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, अगेन ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया सब्सिक्वेंट ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी जी अपोज्ड। हाँ, अगेन ये वाली चीजें जो है वो पूना पैक के क्वेश्चन के अंदर, यस, उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, हाँ, अब जैसे ये हो गया पपाया। हाँ, सी अगेन दिस वेरी यूनिक क्वेश्चन व्हिच केम इन यूपीएससी। व्हाट यू कैन सी हियर इज, जैसे यू कैन सी हियर पाइनएप्पल। अब इसके अंदर ये चीज जो मेंशन है, हाउ मेनी द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन द 17th century। तो ये हमने एक्चुअली में हमारे दो क्वेश्चंस हैं हमारे ऐसे। एक क्वेश्चन तो है हमारा जो कि हमने एनवायरनमेंट में बनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नेटिव टू इंडिया? नेटिव टू इंडिया। तो इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर भी हम लोगों ने इस बात को मेंशन किया था कि किस तरीके से ये पोर्चुगीज लेकर आए थे। पाइनएप्पल कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन 1548। सी अगेन, और उसके ईयर भी मेंशन है, किसने की इंट्रोड्यूस किया वो भी मेंशन है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो भी मेंशन है। यस, और अगेन ये while pineapple papaya were introduced to India in the 17th century, they came from the new world, not and what was new world? अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए, सी कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन ही हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम के अंदर। बिल्कुल अलग अलग से। न्यू वर्ल्ड वाज बेसिकली व्हाट, जो प्यूरिटन्स ने बनाया था जाके अमेरिका में। तो बेसिकली जो न्यू वर्ल्ड वो हुआ जो कि स्पेन, पोर्चुगल, ये सब जब दे वेंट ऑन एक्सपेडिशन एंड दे वेंट टू साउथ अमेरिका एंड सेटल्ड देयर कॉलोनीज देयर, तो उन सारी जगहों को न्यू वर्ल्ड कहा गया। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन इफ यू हैड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, देन यू वुड हैव एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर, जो कि कई लोगों को टफ लग रहा है। ये कई लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन ये हमने बहुत ही एक्सप्लिसिटली और बहुत ही आसानी से समझाया है, एड्रेस किया है। ठीक है, ओके। ये हो गया डस्ट पार्टिकल्स। More in, हाँ, तो dust particles is high concentration are found in subtropical and temperate regions। ये भी हमारे FLT से बिल्कुल, देखो आप स्टेटमेंट तक सेम है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजंस। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ, सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिन पेपर से मिल जाए आपको टू एड्रेस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन सिविल सर्विसेज एक्चुअल एग्जाम, तो वहां से तो पर्पस रिजॉल्व हो गया ना, और आपको क्या चाहिए, वही तो ढूंढना है, हाँ, वही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में, वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड क्वेश्चन था। अगर कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस कर पाता है तो इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेनेशन भी ऐसे एक स्लाइड पीछे जाओगे तो डिटेल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, 4 लाइन। ठीक है ना, 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजों को भी एड्रेस कर दिया है। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगेन ऑन वायरस, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल्स।
तो रेट्रोवायरस के बारे में क्वेश्चन रिलेट करता है। तो इस तरह के कोरिलेशंस जो है वो पेपर के थ्रू बनाए गए थे, ठीक है ना। अब अगेन ये देखो आप, सीनियरेज फॉर द आरबीआई, ये आरबीआई की वेबसाइट में FAQs में एक्सप्लिसिटली मेंशन टॉपिक है, ठीक है। और ये क्या करता है ये भी मेंशन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, जो कि इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इंटरेस्ट ऑन द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। नाउ गो टू द एक्सप्लेनेशन। बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि सीनियरेज रेफर्स टू द प्रॉफिट फ्रॉम मनी क्रिएशन, extra revenue that government generate without levying conventional taxes that accrues to the central banks. तो while issuing currency और इस तरह के terms RBI के बारे में बहुत ही explicitly हमारे explanation के अंदर in hardly 3 to 4 lines we have mentioned. And इन्हीं 3 to 4 lines से अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाता है, जो कि शायद थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, तो वो चीजें हमने बहुत ही explicitly mention की है और बहुत ही concisely mention की है, ठीक है सर, ठीक है। Again, IBRD पे क्वेश्चन है, तो provides concessional loans and grants to the poorest countries. It provides loans and guarantees to the middle income countries. बहुत ही simple correlation है, one can relate to it. ठीक है। Again, ये again IBRD पे एक और, ये same question, same concept. IBRD raises most of funds through capital markets. यहाँ पे it provides loans and guarantees to middle income countries. तो ये सारे terms जो हैं वो associated है with respect to our test series and the UPSC civil services exam which came. Okay. Okay sir. नाउ सर्कुलर इकोनॉमी, इसके ऊपर तो वैसे भी क्या है ना कि बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो इट वाज क्वाइट प्रोबेबल टू कम इन द एग्जाम, बट स्टिल इसको भी हमने अपने गो टू द एक्सप्लेनेशन। सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, रिड्यूस एंड रिसाइकल प्रिंसिपल्स, इसको हमने एक्सप्लिसिटली हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर एड्रेस किया है। इफ समबडी जस्ट वेंट थ्रू द होल पेपर एंड द एक्सप्लेनेशन, ही वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है ना। अगेन फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्टर का क्वेश्चन वी क्रिएटेड, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें क्या बातें हो रही है। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी हियर recommended 41% of share for the states with a 1% reduction due to the reorganization of Jammu and Kashmir. ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है जो डिस्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगेन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 crore solar rooftop panels in the resident. अब now what is it written here? The scheme provides a 40% subsidy for the installing rooftop solar panels. Go to the explanation once. See, very explicitly mentioned here, PM Saurya Ghar Muft Bijli Yojana is a government scheme that aims to provide free electricity to households in India. Under the scheme, households will be provided with a subsidy to install solar panels on their roofs. The subsidy will be covered up to 40% of the cost of the solar panels. 4 लाइन है बस, ठीक है। 4 लाइन की स्कीम, 4 लाइन का आंसर और आराम से ये क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो काउंटिंग तो हमने करी नहीं सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ख्याल से जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शायद 50 से 60 क्वेश्चंस जो है मैच हो सकता है। वो तो थीम बेस्ड अगर देखेंगे तो वी कैन और ज्यादा नंबर हो जाएगा, लेकिन ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि जस्ट गोइंग थ्रू अ क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्स्ट्रा रेफरेंस लिए बिना, what I want to say, जैसे सिर्फ explanation and question देखकर ही and explanation, हाँ वो क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस हो सकते हैं, वो नंबर जो है वो बड़े ही आराम से 30 के ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सर हमने डिस्कस किया किस तरीके से हमारी 4 लेयर की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें हमारा सेक्शनल टेस्ट भी आता है 40 क्वेश्चंस का, फिर एक हमारा सेक्शनल टेस्ट आता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फुल फ्लेश्ड, ठीक है। देन वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फिर एक अलग से हमारा करंट अफेयर्स वाला भी होता है इन द फॉर्म ऑफ 40 क्वेश्चन सेक्शनल वाला उसके फॉर्म में, एंड देन वी हैव द fourth layer of test series that is free for all, which is अनुभूति first, अनुभूति जिसमें हमने 4 टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें हमने एक एज इट इज क्वेश्चन भी हमको जो है वो मिल गया है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, सो थैंक यू फॉर दैट सर। सो इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।